ट्रिपल एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस अभी तक हम ऑडिट रिपोर्ट का एरिया काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं, जिसमें हम ISA 320 मटीरियलिटी कवर कर चुके हैं, ISA 700, 701, 705, 706, 720, 500, 580, 570। ये कुछ एरियाज हम अभी तक कवर कर चुके हैं। साथ हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। एक मार फ्राम जून 14 कवर कर चुके हैं, एक स्नाइप फ्राम जून 12 कवर कर चुके हैं। आज अभी हम एक क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं डैरन फ्राम जून 15 पेपर। डैरन फ्राम जून 15 पेपर, क्या ख्याल है? सो क्वेश्चन मिलता है ऐसा कोई हमें, कोई 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड के ऊपर ABC 3 पार्ट्स हैं। करना क्या आपको, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब्ड अबव। ये इम्प्लीकेशन क्या थी? इश्यूज। क्या आपको इश्यूज डिस्कस करने हैं ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब्ड अबव, ऊपर जो मैटर दिए गए हैं उनसे रिलेटेड, ऑन द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट एंड ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, रिकमेंडिंग एनी फर्दर एक्शन विच शुड बी टेकन बाय द ऑडिटर। इन ऊपर कुछ मसले हैं, ABC इंडिविजुअली इनको डील करना है अपने अपने मार्क्स के लिए, और क्या करना है आपको ऑडिट रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ से इम्प्लीकेशन डिस्कस करनी है कि कौन सी रिपोर्ट इशू हो रही है, कौन सी होनी चाहिए, क्या मसला है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वॉल्व है तो उसका भी डिस्कशन करनी है, और रिकमेंडिंग एनी फर्दर एक्शन विच शुड बी टेकन बाय द ऑडिटर। एक्शन का मतलब क्या है? कोई डिस्कशन करनी है मैनेजमेंट से, कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर करनी है मैनेजमेंट से, मीन थोड़ा सा कोई प्रोसीजर, और साथ एक्शन ऑडिट रिपोर्ट को भी बोलते हैं कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट क्या होगी। सो 3 मैटर्स हैं हमारे पास, पार्ट ABC, और तीनों से रिलेटेड ऊपर कुछ कंपनी का नाम, ईयर एंड और कुछ मटीरियलिटी के लिए हमें वैल्यूज दी गई हैं। सो क्या कहता है, यू आर अ मैनेजर इन द ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ निजे एंड कंपनी, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, responsible for the audit of Darren Company, a new audit client operating in the construction industry. Darren Company financial year ended on 31st January 20x5, and the draft financial statements recognized before tax financial statements recognized profit before tax of $22.5 million, while previous year it was $20 million. And the draft total assets of $370 million, including $3 million cash. The company typically works on the 3 construction contracts at a time. 3 construction contract पे at a time कंपनी काम करती है। और कंपनी क्या कर रही है? कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करती है। क्या ख्याल है? क्वेश्चन में जाने से पहले हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस कर लें। IFRS 15, revenue from contract with customer। IFRS 15 पास्ट में कोई 2 स्टैंडर्ड होते थे, एक रेवेन्यू का स्टैंडर्ड होता था, कोई IAS 18 रेवेन्यू का स्टैंडर्ड होता था, और एक कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड होता था IAS 11। तो उन दोनों स्टैंडर्ड को कंबाइन करके ये IFRS 15 बना दिया गया। इसमें 2 चीज़ें हमने इसमें कवर करनी है, एक रेवेन्यू और एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। IAS 18 कहता था कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है जब रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो। IFRS 15 कहता है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अराइज हो। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अराइजेस। अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अराइज नहीं हुई तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। या IFRS 15 कहता है कि आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है अकॉर्डिंग टू 5 स्टेप मॉडल।
क्या ख्याल है? 5 स्टेप पढ़े में आइए 515 के। क्या है? नंबर 1, आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, नंबर 4, allocate price to performance obligation, और नंबर 5, recognize revenue। इन सिंपल वर्ड रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है? व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अराइजेस, मीन जब आपकी पोजेशन से रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो तब आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। और अगर कोई एडवांस रेवेन्यू है तो उसे एज ए डेफर्ड इनकम जो है वो रिकॉग्नाइज करना है, उसे एज ए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उसे क्या करना है? एज ए डेफर्ड इनकम रिकॉग्नाइज करना है। ये होगी रेवेन्यू की बात। आइए फार 15 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस, क्या ख्याल है? जिसमें रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ वर्क। रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है? अकॉर्डिंग टू परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ वर्क। सपोज कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 100 मिलियन उसका टोटल रेवेन्यू है, तो आपने देखना है एवरी ईयर कितना कितना वर्क कंप्लीट हो गया है, उतना उतना रेवेन्यू एवरी ईयर चार्ज करना है। सपोज फर्स्ट ईयर में 33% वर्क कंप्लीट हो गया, तो पहले साल में कितना चार्ज करेंगे? 100 मिलियन है तो कितना? 33 मिलियन। सेकेंड ईयर तक 40% जो है वर्क कंप्लीट हुआ है, दिस मीन 40 मिलियन रेवेन्यू बनता है टोटल। 33 प्रीवियस में चार्ज हो गया, तो पीछे सेकेंड ईयर का कितना बचा? 7, तो 7 सेकेंड ईयर में चार्ज करेंगे। ये क्या है? परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ वर्क के अकॉर्डिंगली रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। कॉस्ट जो है वो कहता है जी आपने चार्ज करनी है कैसे? एक्चुअल इनकर्ड इन द ईयर। एवरी ईयर जितनी इतनी कॉस्ट आती जाएगी, हर साल में उतनी उतनी चार्ज करते चले जाएंगे, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली चार्ज हो गया एवरी ईयर। क्या कहना? हाँ, अगर रेवेन्यू कॉस्ट ना दी गई हो, सिर्फ प्रॉफिट दिया गया, तो प्रॉफिट वो कहता है जी इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवर द ईयर्स। प्रॉफिट क्या करना है? इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवर द ईयर्स। फिर कहते हैं कि आपने क्या करना है? इस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया भी देखना है। क्या देखना है? प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया। कैसे देखना है? टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट टू डेट प्लस फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन। टोटल रेवेन्यू सपोज 100, हम सपोज थर्ड ईयर में हैं, अब तक 70 की कॉस्ट आ चुकी है, तो वो क्या है? कॉस्ट टू डेट। बाकी देखना बाकी 2 सालों की कॉस्ट कितनी आएगी, वो कहाँ से पता चलेगी? बजट से। सपोज वो बनती है 40, इसमें 70 + 40 कितना हो गया? 110। रेवेन्यू कितना है? 100, तो ये क्या हो गया? लॉस मेकिंग। और अगर लॉस मेकिंग है तो उसके लिए आपको क्या करना है? प्रोविजन क्रिएट करनी है। लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट की सूरत में क्या करना है? प्रोविजन रिकॉग्नाइज करनी है फॉर द अमाउंट ऑफ लॉस। हाँ, अगर लॉस मेकिंग नहीं है तो फिर प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं करनी। क्लियर होती बात? सो रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन राइजेस, एडवांस रेवेन्यू एज ए डेफर्ड इनकम। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ वर्क, कॉस्ट एक्चुअल इनकर्ड इन द ईयर। और प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया में अगर पता चला लॉस मेकिंग है तो प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड फॉर द अमाउंट ऑफ लॉस। ठीक हो गया? स्टैंडर्ड हो गया, ये खत्म। बस इतना ही हमें पढ़ना था P7 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे क्वेश्चन की तरफ। सो कंपनी क्या कहती है जी? आप ऑडिट मैनेजर हैं निजी एंड कंपनी में और रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द ऑडिट ऑफ डैरन कंपनी, जो कि एक न्यू ऑडिट क्लाइंट है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है। डैरन कंपनी का ईयर एंड 31 जनवरी 20X5 है।
प्रॉफिट जो है वो 22.5 मिलियन है, टोटल एसेट्स 370 मिलियन है और कैश बैलेंस 3 मिलियन है। और कंपनी एट अ टाइम 3 कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती है। The audit is nearly complete and you are reviewing the audit working papers. The audit senior has brought several matters to your attention. तो पार्ट ए को हमने 8 मार्क्स के लिए डील करना है, इम्प्लीकेशन मीन इश्यूज डिस्कस करने हैं, ऑडिट रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्शन बताने हैं। बी को 6 मार्क्स के लिए और सी को 6 मार्क्स के लिए। तो पार्ट ए फॉर 8 मार्क्स। कितने नंबर हैं? 8। दिस मीन हमें 8 अच्छे वैलिड पॉइंट्स बनाने हैं इसके आंसर में। So Darren Company is working on a major contract relating to the construction of a bridge for flyover company. Work started in July 20x4. What was the year end? 31st January 20x5. तो July 20x4 में work start हुआ and it is estimated that the contract will be completed in September 20x1. कितने मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है? जुलाई से दिसंबर तक जो है वो 6 मंथ्स क्या ख्याल है, और 9 मंथ्स आगे टोटल 15 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज $20 million एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट अ प्रॉफिट ऑफ $5 million विल बी मेड ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 5 मिलियन उसमें प्रॉफिट है। The full amount of this profit has been included in the statement of profit or loss for the year ended 31st January 20x5. 5 का 5 मिलियन ही करंट ईयर में प्रॉफिट चार्ज कर दिया गया। क्या ठीक किया गया? ओवर द पीरियड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। क्या कह रहा है? टोटल 15 मंथ्स का प्रोजेक्ट है तो उसका शायद करंट में जो है वो जनवरी ईयर एंड है, 7/15 करंट में आना चाहिए था, 8/15 नेक्स्ट ईयर में जाना चाहिए था। उन्होंने 8/15 भी इधर चार्ज कर दिया। तो 8/15 कितनी अमाउंट बनती है निकाली जा सकती है। उस 8/15 की मटीरियलिटी भी प्रॉफिट के साथ दी जा सकती है और मटीरियल भी है वो। क्या ख्याल है? ओके, सो स्टैंडर्ड का रेफरेंस दे देंगे पर IFRS 15 क्या होना चाहिए था? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट and 7/15 should be charged to the current year, remaining 8/15 this amount should be charged to the next year, and 8/15 is that % of profit and hence material. क्या ख्याल है? And if company charging all profit in current year, there is material misstatement. So Darren Company's management believe that this accounting treatment is appropriate given that the contract was signed during the financial year. भाई बेशक कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द ईयर साइन हुआ है लेकिन स्टैंडर्ड जो कहता है हमने उसके अकॉर्डिंगली चलना है। एंड नो प्रॉब्लम्स हैव अराइजन इन द वर्क कैरिड आउट सो फार। सो वी नीड टू डिस्कस विद मैनेजमेंट एक्शन, वी नीड टू डिस्कस विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द करंट ईयर, एंड इफ मैनेजमेंट डू नॉट एडजस्ट आवर रिपोर्ट शुड बी क्वालिफाइड। क्या कहला? विद एक्सेप्ट फॉर क्वालिफाइड बनेगी ना, तो रेसिस में एक्सेस ना तो नहीं। यहाँ तक कितने पॉइंट बने? मैक्सिमम कितने पॉइंट आप बनाओगे? एक स्टैंडर्ड की डिस्कशन होगी, दूसरा आपने मटीरियलिटी डिस्कस कर दी, तीसरा आपने बता दिया कंपनी गलत कर रही है, चौथे में आपने बता दिया जी कि ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट है जिसे हमें डिस्कस करनी है मैनेजमेंट से, नहीं करती तो रिपोर्ट क्वालिफाई कर देंगे। यहाँ तक हम आंसर देंगे 5 नंबर का। मार्क्स कितने? 8। स्टूडेंट ने भी इतना लिख दिया, 5 नंबर का अटेम्प्ट करके आगे। पास होने के लिए हमें इसमें से कितने नंबर चाहिए? 4। बाकी 3 पॉइंट क्या लिखेंगे कि कंपनी एट द सेम टाइम 3 प्रोजेक्ट लेके चल रही है। तो अगर बाकी प्रोजेक्ट्स में भी रेवेन्यू इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली रिकॉग्नाइज कर रही है, then it could create pervasive effect requiring adverse opinion. ठीक हो गया? कंपनी अगर पास में भी यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्ट कर रही थी, then opening balances will also be misstated. क्या ख्याल है? Requiring adverse opinion. ये 7 बातें करने से हमारे मार्क्स पूरे होंगे कितने? 8। अगर ये ओपनिंग बैलेंस की बात नहीं करोगे, 3 कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम चला रही है,
परवेसिव इफेक्ट है, उस सूरत में ऑडिट रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, एडवर्स रिपोर्ट कंसीडर करनी चाहिए रादर देन एक्सेप्ट फॉर, फिर जाके 8 नंबर पूरे होंगे। क्या सर? सर ये अगर वो नॉन कंप्लाइंस करती है इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट तो आ ही जाएगा, ठीक है। अगर फर्दर एक्शंस में भी हम यही बताएंगे अगर वो नहीं इसको स्टैंडर्ड के मुताबिक करते तब भी तो रिपोर्ट पे इम्पैक्ट है। फर्दर एक्शन में थोड़ा सा आपने देखना है मैडम से कोई डिस्कशन करनी है, कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर करनी है, तो वैसे फर्दर एक्शन ऑडिट रिपोर्ट भी होता है लेकिन वो ऑलरेडी है, तो फिर साथ क्या है, कोई प्रोसीजर, कोई एडजस्टमेंट मैनेजमेंट से, कोई डिस्कशन करनी है मैनेजमेंट से। ठीक हो गया? चलिए आगे, पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन जरा पढ़ के देखेंगे क्या हो रहा है, कौन सी रिपोर्ट देनी चाहिए। पार्ट बी, ट्राई प्लीज। उसने जो है प्रोविजन ही बनाई है, प्रोविजन भी बन सकती थी, जो है प्रोविजन भी बन सकती थी, भी बन सकती थी, बननी चाहिए थी या नहीं? प्रोविजन बनेगी लेकिन क्लेम 40 मिलियन है, प्रॉफिट उसका ऑलरेडी था। प्रोबेबिलिटी हो तो प्रोविजन होती है, पॉसिबिलिटी हो तो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। IAS 37 क्या कहता है, प्रोविजन रिकॉग्नाइज होगी अगर 3 कंडीशन मीट होंगी, प्रेजेंट लीगल कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक आउटफ्लो एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तीनों में से कोई एक भी कंडीशन मीट नहीं हो रही तो प्रोविजन नहीं है। हाँ, अगर प्रोबेबिलिटी की बजाय पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी मीन लेस देन 50% चांसेस हैं तो पॉसिबिलिटी है, अबव 50% चांसेस है तो प्रोबेबिलिटी है, और अगर पॉसिबिलिटी है तो उस सूरत में कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज होगी। ठीक हो गया? और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक इनफ्लो है, पॉसिबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक इनफ्लो है तो उस सूरत में कंटिंजेंट एसेट डिस्क्लोज होगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट डिस्क्लोज्ड होते हैं, अकाउंट फॉर नहीं होते। प्रोविजन अकाउंट फॉर होती है, मीन एक्सपेंस टू लायबिलिटी अकाउंटिंग की जाती है, एंट्री की जाती है उसकी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फॉर 6 गुड मार्क्स, a significant contract was completed in September 20x4 for new build company before year end. क्या ख्याल है? This contract related to the construction of a 20-mile highway in a remote area. In November 20x4, several large cracks appeared in the road surface after a period of unusually heavy rain. इतनी कोई अच्छी किस्म की बारिश हुई कि सितंबर में रोड कंप्लीट किया तो ठीक 2 माह बाद बारिश से क्रैक आ गई इस पे। एंड द रोड हैड टू बी शट फॉर 10 वीक्स while रिपेयर वर्क was carried out. New Build Company paid for these repairs but has taken legal action against Darren Company to recover the cost incurred of $40 million. Disclosure on this matter have been made in the notes to the financial statement. मैंने डिस्क्लोजर दे दिया, इसमें प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं की। Audit evidence including a written statement from a Darren Company lawyers concludes that there is a possibility but not a probability of Darren Company having to settle the amount claimed. So per IAS 37, in case of possibility rather than probability, it's meeting a condition of contingent liability rather than provision. क्या ख्याल है? So if company have provided disclosure of contingent liability in the financial statements, then financial statements are accurate. क्या ख्याल है? So audit opinion should be unqualified. लेकिन ये 40 million contingent liability disclosure शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट होना चाहिए। कैसे? Emphasis of matter paragraph should be included in the audit report to highlight this 40 million contingent liability disclosure.
क्या ख्याल है? यहाँ तक हम आंसर देंगे 3 से 4 नंबर का, 3 से 4 नंबर का। इसके आंसर में हम करेंगे क्या, एक तो हमने ये पार्ट बी दिया, तो हमने 2 हेडिंग दी, एक हमने क्लेम की हेडिंग दी, उसके नीचे ये बातें कर दी। कितने का क्लेम है? कंपनी के पास कैश कितना पड़ा है? एक हम हेडिंग देंगे कैश फ्लो की भी, कि इन केस अगर कंपनी को ये पे बैक करना पड़ गया, the company just have 3 million cash available, which will create serious cash flow issue for the company. And per IAS 1, cash flow issue should be disclosed in the financial statement. क्या ख्याल है? If management have appropriately disclosed this issue in the financial statement, audit opinion should be unqualified. देखिए पैराग्राफ चाहिए, but material uncertainty relating to going concern paragraph should be included in the audit report to highlight this cash flow issue disclosure. And if management do not provide cash flow disclosure in the financial statement, then audit opinion should be qualified. ये कंपनी के पास 3 मिलियन का कैश है, जबकि क्लेम 40 मिलियन का है, और अगर पे बैक करना पड़ गया तो क्रिएट करेगा कैश फ्लो इशू विच मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर IAS 1। पहले अकाउंटिंग की बात कर ली। इफ मैनेजमेंट हैव डिस्क्लोज्ड दिस इशू इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन ऑडिट ओपिनियन शुड बी अनक्वालिफाइड, बट मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग concern paragraph should be included in the audit report to highlight this cash flow issue disclosure. And if management do not provide cash flow disclosure in the financial statement, then audit opinion should be qualified. ये बात याद रखनी है, जब भी कैश फ्लो इशू की बात आएगी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हम यही बातें करेंगे कि अगर डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन के साथ मटीरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ, अगर कैश फ्लो इशू का डिस्क्लोजर चाहिए था नहीं है तो सूरत में क्वालिफाइड ओपिनियन विद एक्सेप्ट। ठीक हो गया? 6 नंबर के लिए लिखा जा सकता है। जब भी ऑडिट रिपोर्ट में एक से ज़्यादा इशू आपको मिले तो आपने हर इशू को सेपरेट हेडिंग दे के डील करना है। क्यों? हमारा रिपोर्ट का नॉलेज टेस्ट हो रहा था, हमसे रिपोर्ट नहीं मांगी जा रही, इसलिए सारे इशू को कंबाइन करके कभी भी आपने नहीं बताना, हर इशू को सेपरेट डील करना है और उसका सेपरेट आपने रिपोर्टिंग इम्पैक्ट बताना है। चलिए आगे, पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन, पार्ट 6 गुड मार्क्स। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड एज पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या होती है? क्या होती है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग? कि कंपनी को एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ही रिपोर्टिंग नहीं करनी, अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट भी रिपोर्ट करना है। मीन अलोंग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करना है? सोशल एंड एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग भी करनी है। ऑब्वियसली रिपोर्टिंग करनी है तो ऐसे हवा में तो नहीं ना करनी, उसके लिए क्या करना है? कुछ सोशल एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है, मीन कुछ कॉस्ट बेयर करनी है। क्या ख्याल है? ये क्या है? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। अगर एक कंपनी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कर रही है तो हमें एक मसला है ऑडिटर को। यस, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कर रही है, सोशल एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग एनुअल रिपोर्ट्स में कर रही है, तो अदर इंफॉर्मेशन पर IAS 720 हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीड रिव्यू करना। क्या ख्याल है? और देखना है उसमें कोई इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इफ देयर इज एनी कंसिस्टेंसी वी शुड हाईलाइट थ्रू अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ इन द ऑडिट रिपोर्ट।
तो कंपनी क्या करने जा रही है, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करने जा रही है। इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड रिपोर्ट आर सेवरल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs। मीन कंपनी अगर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करने जा रही है, दिस मीन्स सोशल एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करने जा रही है। तो कंपनी अपने भी कुछ सोशल टारगेट सेट करती है कि हमने ये टारगेट मीट करने हैं। वो टारगेट को नाम दिया जाता है KPIs, जिनको कंपनी बाद में रिपोर्ट करती है कि हमने ये टारगेट सेट किया था और ये इतना मीट किया, ये सेट किया था, ये इतना मीट किया, इसलिए अपनी रेपुटेशन के लिए। उस तरह से इन्वायरमेंटल टारगेट भी सेट करती है, इन्वायरमेंटल KPIs, उनकी भी फिर रिपोर्टिंग करती है कि ये हमारे टारगेट थे और हमने ये इतना मीट किया है। तो कंपनी क्या करने जा रही है, कुछ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के KPIs जो है वो रिपोर्ट करने जा रही है। वन ऑफ विच स्टेट दैट Darren company profit before tax has increased by 20% from the previous year। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंपनी बता रही है, देखें जी हमने सोसाइटी में शेयर होल्डर का ख्याल किया और प्रॉफिट हमने एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर 20% से इंक्रीज किया, जबकि ऊपर उसने शायद करंट ईयर प्रॉफिट के साथ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी दिया हुआ है। कितना इंक्रीज है, 12.5%। दिस मीन दिस अदर इंफॉर्मेशन इज नॉट कंसिस्टेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ख्याल है? सो वी नीड टू हाईलाइट दिस। पहले वी नीड टू डिस्कस विद मैनेजमेंट टू रेक्टिफाई द अदर इंफॉर्मेशन। वी नीड टू एश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक्यूरेट, उसमें मसला नहीं है। if management do not rectify, then our audit period should be unqualified, but this inconsistency should be highlighted through other information paragraph that there is material misstatement in other information। और साथ में क्या हाईलाइट करना है, it is our responsibility to review this other information but do not audit, and our audit opinion is not influenced by this other information। अब ये 6 पॉइंट पेपर में बनाना थोड़ा औखा काम है। 3 बातें तो आप रिपोर्ट के अंदर क्या दोगे वो करेंगे, ऊपर फिर आपने इशू बताया कि इशू क्या है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट ये था, करंट ये है, इतने % इंक्रीज है अदर दैन 20%। डिस्कशन मैनेजमेंट से हमने की रिगार्डिंग करेक्शन इन द अदर इंफॉर्मेशन। साथ एक पॉइंट बना लिया कि वी नीड टू एश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक्यूरेट इन दिस रिगार्ड। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर है फिर तो रिपोर्ट क्वालिफाई होगी। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट हैं तो ओपिनियन हमारी अनक्वालिफाइड, लेकिन अदर इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में फिर ये हम हाईलाइट करेंगे देयर इज मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन अदर इन्फॉर्मेशन। 6 पॉइंट बन सकते हैं, क्या ख्याल है? चलिए आगे। चलिए एक स्टैंडर्ड और डिस्कस करते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। IAS 10 हमने पढ़ा हुआ है, क्या नाम था उसका? इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। और क्या कहता है IAS 10? एक कंपनी की मैनेजमेंट जो है जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है उनको देखना है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट कहाँ से कहाँ तक, बैलेंस शीट डेट से लेकर मीन ईयर एंड से लेकर डेट डायरेक्टर अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर इशू। बैलेंस शीट डेट से लेकर डेट डायरेक्टर अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर इशू। इस पीरियड के अंदर मैनेजमेंट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करने हैं एडजस्टिंग इवेंट्स और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। और जो एडजस्टिंग इवेंट्स हैं उनको एडजस्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में,
इनको अकाउंट बैलेंस कम ज़्यादा करना है, कोई एंट्री डालनी है, और जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट हैं, सिग्निफिकेंट हैं, उनका डिस्क्लोजर देना है। एडजस्ट करने हैं, क्यों? उनकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती है, इन उनसे इधर कोई अकाउंट बैलेंस है। नॉन एडजस्टिंग डिस्क्लोज करने हैं, क्यों? उनकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती। इधर एक डेटर लिखा हुआ है, यहाँ पे पता चला बैड हो गया, एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है। इधर कोई इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गई तो उसकी पेनल्टी चार्ज होगी, लेकिन वो कॉस्ट बनेगी नेक्स्ट ईयर में, अभी आपने डिस्क्लोजर देना है। इधर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हुई ईयर एंड से पहले, तो फिर एडजस्टिंग प्रीमियम रिकॉग्नाइज करनी है, क्यों? प्रेजेंट लीगल कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट है, कंडीशन एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट पे, तो फिर प्रीमियम रिकॉग्नाइज करनी है, फिर एडजस्टिंग है। नॉन एडजस्टिंग को डिस्क्लोज क्यों करना है? ये अल्टीमेटली कोई अकाउंट बैलेंस बनना है कमिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन अब चूंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इशू करने से पहले नॉलेज में आ गया है, तो इसलिए शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करने के लिए डिस्क्लोज करना है कि भाई ये इवेंट अराइज हुआ है, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके रिफ्लेक्ट होगा, हम आपकी नॉलेज में अभी दे रहे हैं, ताकि अगर कोई डिसीजन वगैरह लेने हैं तो अभी से ले लो। इस पीरियड के बाद वाले इवेंट्स ना तो एडजस्टिंग होते हैं, ना ही नॉन एडजस्टिंग होते हैं, नेक्स्ट ईयर के इवेंट होते हैं। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग कहाँ पे देखने हैं? बैलेंस शीट डेट से लेकर डेट डायरेक्टर अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर इशू के अंदर। ये थी अकाउंटिंग। अब बात करते हैं ऑडिट की। कहते हैं एक ऑडिटर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पोस्ट ईयर एंड, पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड से रिलेटेड। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? कुछ 3 डिफरेंट पीरियड से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। एक बैलेंस शीट डेट से लेकर ऑडिट रिपोर्ट साइन होने तक, एक ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट रिपोर्ट इशू होने तक, और एक उसके इशू होने के बाद। मीन एक पीरियड 1 है हमारे पास जिससे ऑडिटर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक पीरियड 2 है जिससे ऑडिटर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और एक पीरियड 3 है। पीरियड 1 की बात करें तो ये वही पीरियड है जो IAS 10 का पीरियड है। क्यों? एक दिन डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अप्रूव करते हैं, उसी दिन या उससे वेरी नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं? ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हैं। इसको हम ऑडिटर का फाइनल ऑडिट का पीरियड भी कह सकते हैं। क्या ख्याल है? क्यों? ईयर एंड से पहले जो ऑडिटर काम करता है वो इंटरम ऑडिट होता है, और ईयर एंड के बाद जो करता है वो क्या होता है? ऑडिटर एक्टिव होता है या पैसिव होता है? एक्टिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है। क्या प्रोसीजर यहाँ पे ऑडिटर परफॉर्म कर रहा होता है? एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की काउंटिंग देख रहा है कि प्रॉपर्ली हो रही है नहीं हो रही, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर रहा है मैनेजमेंट से, और क्या कर रहा है? कैश रिसीट्स के थ्रू डेटर को कंफर्म कर रहा है कि कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ डेटर के अगेंस्ट। कैश पेमेंट्स के थ्रू लाइबिलिटीज़ को कंफर्म कर रहा है कि पेमेंट हुई तो लाइबिलिटी रिकॉर्डेड है या नहीं है। सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न को देख रहा है अपने करेक्ट पीरियड में रिकॉर्डेड है या नहीं। कट ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है। अब कहते हैं कि इस पीरियड 1 में अगर ऑडिटर के नॉलेज में कोई मिस स्टेटमेंट आती है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारे नॉलेज में आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक मिस स्टेटमेंट है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि आप क्या करो, एडजस्ट करो, अमेंड करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इससे रिलेटेड, मीन ठीक करो। हाँ, अगर मैनेजमेंट अमेंड नहीं करती, एडजस्ट नहीं करती, तो फिर ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई कर देंगे। क्यों? अभी तक हमने बंदूक नहीं चलाई तो हम वो चला सकते हैं। पीरियड 1 में अगर ऑडिटर के नॉलेज में कोई मिस स्टेटमेंट आती है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करनी है टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इफ दे डू नॉट अमेंड एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन ऑडिट रिपोर्ट शुड बी क्वालिफाइड। अब बात करते हैं पीरियड 2 की कि ऑडिट रिपोर्ट साइन हो चुकी है लेकिन अभी तक इशू नहीं हुई। क्यों? इशू कहाँ पे होती है? AGM पे। एनुअल रिपोर्ट्स में ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारी चीज़ें नथी करके फिर इशू की जाती है। सो इशू नहीं हुई, कहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट? फिर कंपनी की मैनेजमेंट के पास।
क्यों उन्होंने AGM पे इशू करनी है, या हो सकता है अभी प्रिंटिंग प्रोसेस में है, प्रिंट होके एनो रिपोर्ट्स में अटैच करके इशू करना होती है। और पीरियड 2 में ऑडिटर एक्टिव है या पैसिव है? पैसिव है। क्यों? ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट हो चुका है, ऑडिट रिपोर्ट साइन हो चुकी है, इसमें ऑडिट वर्क कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कहते हैं फिर भी ऑडिटर को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए रिगार्डिंग एनी सर्कमस्टांसिस मैटर। अब पीरियड 2 में अगर ऑडिटर के नॉलेज में आती है कोई मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके ऊपर हमने ऑडिट रिपोर्ट दी है उसके अंदर कोई मिस स्टेटमेंट है, कहाँ पे नॉलेज में आई, यहाँ पे नॉलेज में आई, यहाँ पे नहीं आई थी, दिस मीन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू होने जा रही हैं वो रॉन्ग है, उनके ऊपर हमारी ऑडिट रिपोर्ट भी रॉन्ग है। इससे पहले रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू हों, लोग डैमेजेस के लिए हमें सू करना शुरू कर देंगे ना, तो हमें रोकना चाहिए इस चीज़ को। तो क्या करेंगे, हम कंपनी की मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्या करो, अमेंड करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हमें पता चल गया पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गंदी हैं, गलत हैं, ख़राब हैं, तो आप प्लीज़ उनको फाड़ के फेंको और करेक्ट करके नई बनाओ। और हम भी क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली न्यू ऑडिट रिपोर्ट जो है वो साइन करेंगे। और ये न्यू ऑडिट रिपोर्ट जो हमने साइन करनी है ये आफ्टर अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करनी है। ये नहीं कि मैनेजमेंट ने कह दिया ठीक है जी आप नई रिपोर्ट दे दें, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड कर देते हैं। हमने नई रिपोर्ट दे दी, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पुरानी के साथ ही नई रिपोर्ट लगा के इशू कर दी। नहीं, पहले अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होंगी, फिर हम नई रिपोर्ट साइन करेंगे। हाँ, अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड नहीं करती तो सिर्फ रिपोर्ट हम नहीं दे सकते। अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड नहीं करती तो सिर्फ रिपोर्ट हम नहीं दे सकते। दूसरे में फिर हमें क्या करना होगा, हमें मैटर शेयर होल्डर को कम्युनिकेट करना होगा, कहाँ पे, AGM पे, और अपनी रिपोर्ट से हम क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। इवन मैनेजमेंट को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी ऑडिट रिपोर्ट फिर इशू नहीं करोगे, मीन मैं अपनी रिपोर्ट से क्या कर रहा हूँ, विड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ, अगर मैनेजमेंट अमेंड कर देती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम नई रिपोर्ट दे देंगे, फिर शेयर होल्डर को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड नहीं होती तो ऑडिटर नीड टू स्पीकिंग ऑफ द मैटर टू शेयर होल्डर एट AGM एंड विड्रॉ फ्रॉम हिज ऑडिट रिपोर्ट। सो पीरियड 1 में नॉलेज में हमारे मिस स्टेटमेंट आई थी तो हमने क्या किया, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट की, वो माने तो ठीक है, नहीं माने तो रिपोर्ट क्वालिफाई। पीरियड 2 में अगर हमारे नॉलेज में मिस स्टेटमेंट आई तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे अमेंडमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अमेंड करते हैं तो न्यू ऑडिट रिपोर्ट, नहीं अमेंड करते तो मैटर बोलेंगे शेयर होल्डर को एट AGM एंड विड्रॉ फ्रॉम आवर ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर होती है यहाँ तक बातें। हम बात करते हैं पीरियड 3 की, कि जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट सब कुछ इशू हो चुका है। कहाँ पे है, जनता के पास, जनता यूज़ कर रही है। ऑडिटर एक्टिव पैसिव, बड़ी देर का पैसिव। अब अगर पीरियड 3 में हमारे नॉलेज में आई मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके ऊपर हमने रिपोर्ट दी थी जो जनता यूज़ कर रही है, उसमें एक मिस स्टेटमेंट थी जो हमसे पकड़ी नहीं गई थी, अब नॉलेज में आई। इसमें अभी हमारे नॉलेज में आई है, किसी और के नॉलेज में आई तो वो तो हमें डैमेजेस के लिए सू करना शुरू कर देंगे, तो हमें अपने आप को बचाना चाहिए। क्या ख्याल है, क्या करेंगे, हम भागे भागे कंपनी की मैनेजमेंट के पास जाएंगे, बात सुनो इधर आ, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके ऊपर हमने रिपोर्ट दी है उसके अंदर एक मिस स्टेटमेंट थी, तूने हमें मामू बनाया, हमारे नॉलेज में अब आया है, तो आप क्या करो, उसे ठीक करो, और ठीक करके क्या करो, रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। क्यों, जब एक चीज़ गंदी इशू हो चुकी है तो उसका करेक्टेड वर्जन जब मार्केट में आपने इशू करना है तो उसे क्या नाम दिया जाएगा, रिवाइज्ड एडिशन का। तो इसलिए जो नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी उनका नाम क्या रखा जाएगा, रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। साथ हम कहेंगे कि आप उसके अंदर क्या करो, डिस्क्लोजर भी दो। डिस्क्लोजर मीन रीजन बताओ कि क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिवाइज की जा रही हैं, बताओ क्या पुरानी में मसला था। हम मैनेजमेंट अगर एग्री करती है तो हम उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट, साथ उस रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट में हम भी उस डिस्क्लोजर को हाईलाइट करेंगे ना। कैसे हाईलाइट करेंगे, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के थ्रू।
मीन हमारी ऑडिट रिपोर्ट का भी अब नाम क्या होगा, रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट। हाँ, अगर मैनेजमेंट एग्री करती है तो रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूव होने के बाद हम रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट देंगे। अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिवाइज नहीं करती तो फिर हम लीगल एडवाइस लेंगे, देखेंगे लॉयर हमें कैसे बचाएगा और मैटर किस तरह से शेयर होल्डर को कम्युनिकेट करेंगे। कैसे कम्युनिकेट करेंगे कि नेक्स्ट ईयर के ऑडिटर भी हम हैं, तो ऑडिट से रिज़ाइन करके हम EGM कॉल करके शेयर होल्डर को बता सकते हैं, या लॉयर हमें बताएगा हम कैसे अपने आप को बचाएंगे। सो पीरियड 1 में हमारे नॉलेज में मिस स्टेटमेंट आई तो मैनेजमेंट को कहना है कि अमेंड करें, अगर अमेंड कर दी तो ठीक है, वरना रिपोर्ट क्वालिफाई। पीरियड 2 में अगर हमारे नॉलेज में मिस स्टेटमेंट आई तो मैनेजमेंट को कहना है अमेंड करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और नई रिपोर्ट हम देंगे। अगर अमेंड नहीं करते तो फिर हम शेयर होल्डर को बताएंगे मैटर और अपनी रिपोर्ट से विड्रॉ करेंगे। पीरियड 3 में चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू हो चुकी हैं तो इसलिए यहाँ पे अमेंड नहीं, क्या वर्ड यूज किया जा रहा है, रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द डिस्क्लोजर एक्सप्लेनिंग रीजन फॉर द रिवीजन। और साथ हम ऑडिट रिपोर्ट भी रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट देंगे विद एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ टू हाईलाइट दैट डिस्क्लोजर। एंड इफ मैनेजमेंट डू नॉट रिवाइज तो फिर हमें क्या करना है, लीगल एडवाइस एंड कंसीडर स्पीकिंग ऑफ मैटर टू शेयर होल्डर। यहाँ तक बातें समझ आती हैं। अब वो कहता है कि अगर पीरियड 3 में वो मिस स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है वो मैटर आपके नॉलेज में आया लेकिन बहुत लेट नॉलेज में आया, इतना लेट नॉलेज में आया कि कमिंग ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के करीब हैं, मीन ये रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट इशू करने का टाइम ही नहीं है, बहुत ज़्यादा लेट नॉलेज में आया। कमिंग ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उतनी देर में बन जानी, इतनी देर में हमने ये रिवाइज के चक्कर में पड़ना है। तो फिर हम मैनेजमेंट को क्या कहेंगे कि आप रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना इशू करो, आप क्या करो, इस मैटर को कमिंग ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट कर दो एज ए प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। क्या मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे, एडजस्ट दिस मैटर इन द कमिंग ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए प्रायर एडजस्टमेंट। मीन वहाँ पे आप क्या करो, ओपनिंग बैलेंस को एडजस्ट कर देना और साथ एक डिस्क्लोजर दे देना। लेकिन वो डिस्क्लोजर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएगा कमिंग में, शेयर होल्डर खप डाल देगा है कि ये तो आपने जानबूझ के शायद प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसे ही किया था और अब आप हमारे साथ आके हाथ कर रहे हो। तो इसलिए हम फिर मैनेजमेंट को क्या कहेंगे कि आप क्या कर दो, साथ जो है वो इशू कर दो क्या, प्रॉफिट वार्निंग। प्रॉफिट वार्निंग का मतलब क्या है, इन्फॉर्म कर दो शेयर होल्डर को रिगार्डिंग दिस एडजस्टमेंट इन कमिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप एडजस्ट हो तो उनको पहले से पता होगा, तो वहाँ पे खापर नहीं डालेंगे, कोई डिसीजन लेना होगा तभी ले लेंगे। हाँ, अगर ये प्रॉफिट वार्निंग इशू नहीं की, मैं शेयर होल्डर को इन्फॉर्म नहीं किया अबाउट दिस एडजस्टमेंट, तो फिर शेयर होल्डर को वहाँ पे काबू करना औखा हो जाएगा। तो अगर पीरियड 3 में मैटर हमारे नॉलेज में लेट आया, इतना टाइम नहीं है कि रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकें, तो फिर हम मैनेजमेंट को क्या रिक्वेस्ट करेंगे, एडजस्ट दिस मैटर इन द कमिंग ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए प्रायर एडजस्टमेंट एंड वी विल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू इशू अ प्रॉफिट वार्निंग। इशू अ प्रॉफिट वार्निंग का मतलब क्या है, इन्फॉर्मिंग द शेयर होल्डर रिगार्डिंग दिस एडजस्टमेंट इन कमिंग ईयर। ISA 560 IAS 10 कवर हो गया। होपफुली कल मिलेंगे, कुछ 1-2 स्टैंडर्ड्स और कवर करेंगे और कोई 1-2 क्वेश्चंस और कवर करेंगे। ठीक हो गया।